हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके सामने मैं मयूर शर्मा, आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर। तो आज का बच्चे हमारे पास टॉपिक जो है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये दोनों हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का मेन कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका आखिरी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स यानी कि जो अभी हमारा CBSE 23, AISSE 23 एग्ज़ाम जो होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है। तो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं क्या है, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज को समझते हैं, फिर उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल हम देखेंगे किस तरीके से बोर्ड में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक कंसेप्ट है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो हमारे पास में मीटर ब्रिज है। अब इसके अंदर हमारे पास में वी आर हैविंग 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंस है जिसको मैंने एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में बनाया है। इसके अंदर ये P, Q, R, S, यानी कि वी हैव 4 आर्म्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दे आर रेजिस्टेंस आर्म्स, यानी इनका अपना अपना एक रेजिस्टेंस है और ये एक पैरेललोग्राम जो है बन के तैयार हुआ है ABCD। इसमें 2 डायगोनल्स हैं। पहले डायगोनल में हम गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में हम सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बाहर से दिखाया है क्योंकि वायर है, कैसे भी कनेक्ट करें, मेन है A टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में लगना चाहिए। अब क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर अंदर दिखाया है इसलिए सेल को मैंने बाहर दिखा दिया। आप चाहें तो इसे अंदर भी कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को बाहर भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जब हम यहाँ पर एक की है और इस की को अगर हम क्लोज करेंगे तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो PQRS की वैल्यू, अगर इनका जो रेशियो है P/Q = R/S, तो हमारे पास में इफ IG = 0 होता है देन P/Q = R/S होता है। इसे बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज इस समय ये बैलेंस फॉर्म में है। यानी कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0 देन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट आर्म्स, एडजेसेंट आर्म्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब मैं इस रेशियो को देखिए, R को मैं नीचे ले जाऊं, Q इधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो सकता है ये, तो ये हो जाएगा P/R = Q/S। तो P/R = Q/S, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, R/P, S/Q, S/R, Q/P। तो 2 आर्म जो आपस में जुड़ी हुई हैं उनके सामने 2 आर्म जो आपस में जुड़ी हुई हैं दे आर कॉल्ड एडजेसेंट आर्म्स, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है दैट इज सेम। अब फायदा क्या है इसका, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसको? अब हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास में PQR 3 वैल्यूज होंगी तो हम S को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज था जिसकी ये बैलेंस कंडीशन है। यूज होता है इसका मेनली किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन जनरली बच्चे कर लेते हैं, तो वो डेरिवेशन इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर आता है कि इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, ये जो मैंने सेल लगाया है इसको मैं बीच में लगा दूं
और इसको बाहर कर दूं, यानी कि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं। जैसे मैं सेल को ले आया इधर और गैल्वेनोमीटर को ले आया इधर, तो ये तो हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और बीच में मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये सेल कनेक्ट कर दिया है। तो अगर हम इस सेल को अंदर कनेक्ट कर दें, इंटरचेंज कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस कंडीशन, इस बैलेंस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारा आंसर होगा देयर विल बी नो चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं तो बैलेंस कंडीशन किस तरीके से अफेक्ट होगी? आपका आंसर होगा ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहां पर ये आता है कि व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझते हैं? आपने वो ऐड देखा होगा, दांत पकड़ के बैठे हुए हैं, कोलगेट वाला ऐड आता है, सेंसोडाइन का आता है, तो उसमें क्या होता है, दांत में सेंसिटिविटी बताते नहीं बताते? तो कहने का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जरा सा उन्होंने ठंडा या गर्म लिया तो एकदम से उनको सेंसेशन हुई, एकदम से उनको बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल आदमी है उसको नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि उनको जरा सा भी ठंडा या गर्म होता है तो उनके पेन शुरू हो जाता है, उनको तकलीफ होने लगती है, ठीक है। तो अब वो सेंसेशन या वो सेंसिटिविटी यहाँ पर कैसे काम करती है? तो अगर हम PQRS में छोटी सी भी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो सेंसेशन तुरंत आना चाहिए। सेंसेशन कौन देगा यहाँ पर? गैल्वेनोमीटर। यानी हमने गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखा रखा है। जैसे ही हम PQRS में से किसी एक की या दो की किसी की भी वैल्यू चेंज करें तो तुरंत गैल्वेनोमीटर हमें वो सेंसेशन दिखाना चाहिए, यानी कि तुरंत वो छोटे से चेंज को भी क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी छोटी से छोटी वैल्यू को भी वो अच्छे से मेजर करके बताए। हुआ क्या कि जैसे इसकी वैल्यू है 6 ओम, पी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 6 ओम। अब मैंने कर दिया इसे 7 ओम, लेकिन गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है, 0। तो इसका मतलब मेरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर काम करने का मतलब क्या है कि 6 ओम से अगर मैंने 6.1 ओम भी कर दिया तो ये तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए कि भाई आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। और गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करके ये बता रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है। तो वो गड़बड़ जितनी छोटी से छोटी गड़बड़ भी अगर ये बता रहा है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनेगा जिसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए हमें इन चारों की जो वैल्यू है उनका ऑर्डर सेम रखना चाहिए। ऑर्डर का मतलब जैसे होता है 10 ऑर्डर, जैसे 50, 60, 70, 80, तो ये सब सेम ऑर्डर के आ गए। अब मैं एक रजिस्टेंस लगा रहा हूँ 5 ओम और इधर लगा रहा हूँ 500 ओम। तो 5 ओम यूनिट है, यूनिट वैल्यू है, और 500 100 इसमें वैल्यू है। तो ये जो गड़बड़ होगी क्या होगी कि ये सेंसिटिविटी इसकी बहुत कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी अच्छी रखनी है तो आपको इन चारों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको डिस्कस किए कि सेंसिटिविटी कब अच्छी होती है और गैल्वेनोमीटर, और इसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपको सिंपल केवल इतनी फॉर्म में ये ऐसा नहीं आता, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और एग्जाम में भी अलग अलग तरीके से ये पूछा जा चुका है। जैसे अभी आपको 4 ही तो रेजिस्टेंस दिखाने हैं तो आप ऐसे दिखा दीजिए। ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो ये शेप तो ट्राइंगल है, लेकिन इसमें 4 आर्म्स कैसी हैं, P, Q, R, S, 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब आप कहेंगे कि सेल कहाँ गया, तो ये सेल आ गया और वैल्यू भी ऊपर नीचे कहीं लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन कंसेप्ट समझना है। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं P/Q = R/S। अगर मैं Q यहाँ लिख देता, R यहाँ लिख देता, बात वही होती, P/Q = R/S। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्म ये भी हो सकती है
ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। इसमें एक आर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो इसमें हमने ये सेल कनेक्ट कर दिया, तो ये P Q R S, तो देख रहे हैं ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसके अलावा अभी हम देखें तो हमारे पास में ये फॉर्म भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? मैंने यहां पर क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर बीच में लगा दिया, ये सेल लगा दिया, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो ये P Q R S, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक और फॉर्म मैं आपको दिखाता हूं। फोर्थ फॉर्म के अंदर हमने ये गैल्वेनोमीटर लिया है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए यहां पर दिस हियर कम्स द थर्ड वन एंड हियर कम्स द फोर्थ वन, यानी कि चौथा भी आ गया। अब देखिए इसके अंदर ये कैसे बनेगा, जैसे ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब सेल कनेक्ट करना है, ये सेल हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कितनी फॉर्म हो गई, एक तो जो ओरिजिनल फॉर्म मैंने आपको दिखाई थी पहली वाली, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को, ज़्यादातर बच्चे उसे पहचान नहीं पाते हैं, तो वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि किस तरीके से वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसका डिज़ाइन जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट है। बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, ठीक है। हम इसका ऑपरेशन करके दिखाएंगे आपको, ऑपरेशन करके दिखाएंगे कि जो चीज़ें उसमें थी वही चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास में हम इसको ले लें P A B C O, ये मैंने नाम दे दिया। एक रेजिस्टेंस ये हो गया Q, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया S, ठीक है। तो P Q R S, चार रेजिस्टेंस चाहिए थे, चारों लगा दिए मैंने। एक गैल्वेनोमीटर, एक सेल आपको दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, तो यहां पर हमारे पास में समझिए बच्चे कि यहां पर हमारे पास में हम इसका डिसेक्शन कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैंने करा क्या है, देखो उधर ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर था A B C, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया A B C। तो अब इसमें ये मेरा क्या लगा हुआ है S, ये क्या लगा हुआ है R, और ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, पहले हमने A O B को कनेक्ट किया था अंदर से, अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं A O B को बाहर से। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, आगे चारों रेजिस्टेंस, बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। अब OC को मैं अंदर से कनेक्ट कर लूं, मुझे तो O से C को करंट देना है या C से O को करंट देना है, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, तो ये मैंने सेल दे दिया। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो देखो ये P Q अंदर की जगह पे सिर्फ मैंने बाहर कर दिया है, तो चार रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर और फिर ये एक सेल कनेक्ट हो गया है। तो ये भी आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्म आपको दे सकते हैं। इसमें मेनली दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा कि हमारा जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है, कैसे दिया होगा। तो अब हम यहां पर जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारे पास में ये फॉर्म मैंने लेके चल रहा हूं और ये इस तरीके से हमने यहां पर एक सेल भी दे दिया है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हमारे पास में 5 ओम
ABCO। ये रेजिस्टेंस जो है वो मैंने 1 ओम लिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर 2 ओम ले लिया, ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 ओम, और ये मैंने आपको यहाँ पर ले लिया है कितना, 6 ओम। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, IOA 0 है। क्वेश्चन डायग्राम आपको दिया होगा, उसके अंदर OA जो करंट है वो 0 दी हुई है, यानी वो कह रहा है कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म OA। तो अब देखो बच्चे, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर तो दिखाया ही नहीं है, अब मैं गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाऊंगा, तो क्वेश्चन आपको गैल्वेनोमीटर लगा के नहीं आएगा। अब उसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, 5 ओम लगा दिया है, लेकिन ये कह तो रहा है ना कि उसमें करंट नहीं है, यही बात तो गैल्वेनोमीटर कहता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर मान लो, इसमें करंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसको यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, इसका कोई काम नहीं, कोई करंट तो जा ही नहीं रहा उसके अंदर, करंट सीधे सीधे कैसे जाएगा, करंट यहां से जाएगा I, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और ये I2। ये I1 करंट इसमें आएगा इस तरीके से, और ये I2 करंट इसमें जाएगा, और I1 I2 मिलकर वापस से क्या आ जाएगा, I। तो ये दोनों सेम करंट है, तो ये सीरीज में हो जाएगा, तो 2 + 1 इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम, 3 और 6 इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 ओम। तो ये ऊपर वाला जो है हमारे पास 1 और 2 3 ओम, और नीचे 3 और 6 9 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला होता है मेरे पास R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो R1 जो है वो कितना हो गया, 3 × 9, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 + 9, तो 3 × 9 = 27, और 9 और 3 12, ठीक है। तो अब इसे हम 9/4 लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8, कितना बचा, 1। तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 4 × 2 = 8 एंड 4 × 5 = 20। दिस विल बी द व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सपोज करो कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2.75 ओम, और ये सेल की वोल्टेज दी है 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा सेल का, तो वो हमें इसमें निकालना होगा। तो हमने टोटल करंट अगर निकालनी है, तो ये इलेक्ट्रिक सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं पीछे, टोटल। तो बच्चों टोटल करंट का फॉर्मूला I = टोटल EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल r हो गया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट हो गया। ये फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया कि हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो सेल वाली वीडियो देखें, उसके अंदर ये फॉर्मूला वहाँ पे डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10, ये कितना हो गया 2.75, ये हो गया 2.25, तो 10 इसको प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4, और ये 1 यानी 5, यानी कि यहाँ पर ये टोटल वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 2 एम्पियर। यानी कि अगर हम देखें तो इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.25 ओम है, इंटरनल जोड़ने के बाद में टोटल वैल्यू 5 ओम बनी, और टोटल करंट हो गई 2 एम्पियर। इसी क्वेश्चन में एक चीज आती है, जैसे अभी तो मेरे पास में चारों वैल्यू मेरे को पता थी, अब ये चारों वैल्यू नहीं पता होती तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसी फॉर्म को ले लेते हैं, वैसे तो आपके पास कोई भी, अब मैंने सारी फॉर्म आपको बता दी है। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होते हैं। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास में ये सेल आ गया, तो मैं गैल्वेनोमीटर की जगह पे यहाँ पे अगेन कोई भी एक वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया 6 ओम, यहाँ पे डाल दिया मैंने 5 ओम, और ये मैंने डाल दिया 10 ओम,
और फिर यहाँ पर हमारे पास में आ गई वैल्यू 10 ओम। अब आपको ये वैल्यू बतानी है x, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये बताना अब कंपलसरी, जैसे पिछले बार में हमें वैल्यू भी पता थी और ये भी पता था कि यहाँ पे करंट 0 है, तो इसलिए हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो बैलेंस्ड है। इसमें आपको ये 110% दिया होगा कि जैसे हमने इसको OA आर्म जो थी वो करंट यहाँ पे यानी IOA जो है वो 0 है, ये आपको 110% दिया गया होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, और इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है, ये गैल्वेनोमीटर की जगह पे लगाएं, करंट 0 है, तो हमारे पास में बैलेंस कंडीशन यानी कि P/Q इक्वल टू R/S। तो जैसे मैं इसे P ले लूँ तो ये 5/10, R/S यानी कि R की वैल्यू 10, ये हो गया X, तो ये आ जाएगा 100/5 यानी कि 20 ओम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी होगी तो आपको ये चारों वैल्यू दी होंगी, आपको ये चेक करना होगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है, मैं ये कहूँ कि ये नहीं है दिया है और ये आपको 20 ओम दिया है, तो अब आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तब क्वेश्चन कैसे होगा, 5/10 यानी कि 1/2 और R/S 10/20 यानी 1/2, तो ये रेशियो सेम है, तो इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसको बीच में से हटा देंगे। तो अब वो आपसे पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 5 + 10 15, 10 + 20 30, दोनों को पैरेलल में लगाइए, पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, और सेम जो प्रोसीजर हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब आता है हमारे पास में कौन, मीटर ब्रिज। तो आपने देखा होगा बच्चों कि एक कंसेप्ट होता है, जैसे हम बात करें, जैसे जेम्स वॉट की आपने नाम सुना होगा, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। तो उनका जो कंसेप्ट था वो उन्होंने एक दिन देखा कि भाई कैटल जो होती है उसमें आप पानी गर्म करते हैं तो ढक्कन बार बार उछल उछल के भाग रहा है। ठीक है, जो उन्होंने ऊपर से कैप लगाया था उन्होंने बार बार रखा, फिर उसके बाद वजन रख दिया, थोड़ा सा उसको वेट रख दिया, फिर पानी और गर्म हुआ, फिर वो उछल के भागा। तो उनके दिमाग में ये आया कि जो स्टीम होती है या वेपर होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, और यहीं से ये कंसेप्ट से उन्होंने स्टीम इंजन बना के दिया। तो ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंसेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं कहाँ पे, मीटर ब्रिज में। कई बच्चों के प्रैक्टिकल आजकल चल रहे होंगे और कई बच्चे प्रैक्टिकल कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो है वो वहाँ पे आपको लैब में देखने को मिलता है। तो मीटर ब्रिज कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक वुडन बोर्ड होता है, यहाँ पर हमारे पास में एक स्केल होता है, और इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा गया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में एक वायर लगा होता है जिसकी लेंथ जो है 050, ये वुडन स्केल यहाँ पर फिट होता है सेंटीमीटर में, तो ये 1 मीटर का स्केल होता है, 1 मीटर का वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको फिर कनेक्ट करते हैं इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसे आप अपनी मर्जी से कोई भी रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कई सारी कीज होती हैं, 5 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 20 ओम, अलग अलग वैल्यूज़ की वे होती हैं। अब जैसे मान के चलिए आपको 6 ओम करना है, तो 5 ओम वाली की निकाल लो, एक 1 ओम वाली की निकाल लो, तो 5 और 1 मिला के 6 हो जाता है। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, तो जिससे आपको
कंपेयर करके दिखाएं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। ठीक है बच्चे, तो इसका कंसेप्ट बहुत आसान सा है, आसान से न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, इस बार बोर्ड प्रैक्टिकल में बोर्ड के सिलेबस में मीटर ब्रिज लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट में है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो इस पर न्यूमेरिकल आ भी सकता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करिए। तो बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नहीं है कि मीटर ब्रिज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मीटर ब्रिज जो है, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट के सिलेबस में, फॉर्मूला आपके सिलेबस में, तो इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक, इधर ये हमारे पास में एक गैल्वेनोमीटर होता है और इससे हम ये जॉकी, एक पेन होता है मेटल का पेन, जिसको हम टेम्परेरी, जैसे हमने ये इस तरीके से इसको छुआ तो ये कनेक्ट हो गया, हटा दिया तो कनेक्शन हट गया, तो यानी एक तरीके से टेम्परेरी कॉन्टैक्ट है ये। तो यहाँ पर इसको हम वैल्यू देते हैं आर। तो अब देखिए, अब ये जो वायर है ये 1 मीटर लंबा है। ठीक है, और हमारे पास में आर जो होता है रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं जॉकी को हटा दूंगा तो करंट यहाँ से ए से चलकर सी पर डायरेक्ट पहुँचेगी। जैसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बी, सी और ये डी, और यहाँ पे ए के साथ में हम पहले सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं कि करंट सेल से ये बन गया। ठीक है, देखो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आर की ये पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, एस जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो एस यहाँ लगा हुआ है, बीच में गैल्वेनोमीटर स्क्रू होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, उससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब अगर मैं इस जे को यहाँ से हटा दूँ तो ये सिंगल वायर होगा। वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैंने यहाँ पर इस पे ये यहाँ पर जॉकी को कनेक्ट कर दिया। ऐसा करते ही ये पूरा वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, डी, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, बी। अब कंपेयर करेंगे, बी डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, ए और सी के बीच में सेल लगा हुआ है। 4 रेजिस्टेंस कैसे हैं, एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अननोन रेजिस्टेंस। इस वायर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने जॉकी को यहां पे, ये क्या था हमारा जॉकी, इसको जैसे ही मैं टच करूंगा ये वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और मजे की बात देखिए यहां पर क्या है कि अगर मैं इस डी की पोजीशन को आगे या पीछे करता हूं तो लेंथ चेंज होती है। तो मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं P की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ रही है, और Q की वैल्यू को कम कर रहा हूं क्योंकि लेंथ कम हो रही है। अगर मैं इधर सरकाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी और ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इससे क्या है कि हम P और Q के जो रेशियो को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाया इसलिए गया है कि कन्वीनियंटली क्या होगा। तो अब ये काम कैसे करेगा, हम पूरा सेटअप लगाएंगे। सेटअप लगाने के बाद में जॉकी यहाँ से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे जॉकी को। अब मैंने वर्ड लिया स्लाइड, तो इसके 2 नाम होते हैं, मीटर ब्रिज और एक स्लाइडिंग वायर ब्रिज। स्लाइडिंग वायर ब्रिज क्यों है, क्योंकि इस पर वायर के ऊपर हम जॉकी को स्लाइड करते हैं, सरकाते हैं। सरका के हम देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कभी इस तरीके से और कभी इस तरीके से आ रहा होता है, 0 इसका बीच में होता है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां पर ये 0 हो जाए, जिसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गई, 0। ये बैलेंस्ड हो गया। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में R और S, ये लेंथ वाला, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये R मैंने जनरल टर्म लिया है और यहाँ R एक ही वैल्यू है, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब हम R और S का रेशियो लेंगे तो ये P और Q का रेशियो होगा, और ये P और Q का जो रेशियो होगा वो हमारे पास हो जाएगा L/100 - L। कैसे,
ये स्केल क्यों लगाया हमने? ये पॉइंट की पोजीशन को निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट से लेके डी तक, यानी ए डी जो लेंथ है वो मेरी एल है। तो टोटल कितनी थी? 100 में से एल निकल गई, तो ये हमारे पास में कितनी आ गई? 100 माइनस एल। तो इस तरीके से ये रेशियो बन गया। अब मुझे एस की वैल्यू चाहिए, तो एस जो है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया मेरा ये। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करके बताता हूँ उसका, जिससे कि आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी से याद रखनी है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करें कभी भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो अननोन वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो जब यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास में हमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S को ही फॉलो करना है। ठीक है, कैसे? R का रेशियो S के साथ, लेफ्ट साइड की लेंथ राइट साइड की लेंथ के साथ, इनका रेशियो लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिया है R अपॉन S, L अपॉन 100 माइनस एल। अब जिस क्वेश्चन में जो चीज़ मुझे नहीं पता, R नहीं पता, S नहीं पता, L नहीं पता, उसके लिए हम इसको बाकी सारी चीज़ों को एक साइड ले जाएंगे और R, S, L जो भी हमें निकालना है उसे हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर ये अभी न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे ये x और y, जैसे हमने दो रेजिस्टेंस दिखाए थे अभी आपको, R और S, तो यहाँ पर R की जगह पे मैंने x लिया हुआ है और S की जगह पे मैंने y लिया हुआ है। यहाँ बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो ये बैलेंसिंग लेंथ आपको दी हुई है, तो इसके अंदर हमारे पास में x और y की वैल्यू निकालनी है। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर x के साथ में जो x हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें अगर मैं 10 ओम सीरीज में ऐड कर देता हूँ, तो पहले तो हम इसी में एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू को निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी गई होंगी और उन दो कंडीशन के बेस पर आपकी दो इक्वेशन आएंगी और उन दोनों इक्वेशन से आप दो वेरिएबल जो अननोन वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन वो ये कह रहा है कि जब मैंने यहाँ पर x और यहाँ पे y लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ मेरी 40 सेंटीमीटर आई। मीटर एवरेज में फिक्स होता है 100 सेंटीमीटर, अगर नहीं दिया है तो 100 सेंटीमीटर ही लेना है टोटल लेंथ। अगर वो चेंज करते हैं तो उसमें क्वेश्चन में दिया होगा द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, वरना आपको 100 ही लेना है हर जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगी वो 100 माइनस एल यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगी माइनस करने के बाद। तो ये 100 माइनस 40 किया मैंने, तो 60 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई। तो मेरे पास में पहली इक्वेशन x अपॉन वाई, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बेसिक फॉर्मूला यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S फॉलो करेंगे। तो ये P है, ये Q है, तो P अपॉन Q R अपॉन S। तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लेंथ के रेशियो में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 x इक्वल टू 2/3 y। ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। अब लेकिन x और y मैं निकालूंगा कैसे? तो मुझे अभी दूसरी कंडीशन या दूसरी इक्वेशन चाहिए होगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, कहाँ से आएगी? उसके लिए उन्होंने ये कंडीशन हमें दी है कि मैंने x के साथ में सीरीज में 10 ओम कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो जब ये 10 ओम सीरीज में जाएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा और यहां पे ये y था तो ये y ही रहेगा।
तो जब मैंने ये रेजिस्टेंस चेंज कर दिया तो यहाँ लेंथ भी चेंज होगी। इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर जो पॉइंट है, यानी कि ये जो बैलेंस पॉइंट था D, ये शिफ्ट कर गया। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि इसको मैंने बढ़ाया है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसको बढ़ाया है तो ये लेंथ भी बढ़ेगी। कितने सेंटीमीटर? ऐसा करने से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट आया। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 40 प्लस 10, वायर तो लिमिटेड है, तो जब 10 सेंटीमीटर ये इधर सरकेगा तो ये 10 सेंटीमीटर उधर कम हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको लगा सकते हैं 60 माइनस 10। तो बच्चों यहाँ पे ये 50/50 हो गया, रेशियो आ गया 1:1, यानी एक इक्वेशन आपके पास आ गई x + 10 = y। ठीक है, अब x की जगह पर हम इसको रख रहे हैं 2/3y + 10 = y। तो देखिए यहाँ से y आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y - 2/3y = 10, y/3 एलसीएम लेने के बाद = 10। यानी बच्चे हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 ओम। ये पहला आंसर मेरा आ गया। x की वैल्यू हम पहले से देख सकते हैं 2/3y, तो 2/3 × 30, तो ये दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 20 ओम। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था पहला पार्ट। कोई क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें एक आगे थर्ड स्टेप भी आता है कभी कभी। अब वो कैसे आता है? अब वो ये कह रहा है कि भाई अब मैंने यहां तक क्वेश्चन में अभी तक हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, तो जब ये x और y की वैल्यू आ गई तो मैं यहां लिख लेता हूं 20 ओम, y की लिख लेता हूं 30 ओम। अब क्वेश्चन में दो कंडीशन दी थी जिसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, x और y। अब आती है तीसरी कंडीशन या तीसरा, या आप कह सकते हो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हो भी सकता है क्वेश्चन आपके लिए, नहीं भी हो सकता है, बाई चांस आए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर आंसर को समझते हैं। अब वो ये कह रहा है कि मैंने पहले यहां पर क्या किया था, 10 ओम इसमें जोड़ा था तो ये 30 ओम हो गया था। तो 30 ओम हो गया तो 30:30 1/1 आया था ना, तो यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई थी। अब वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ x नाउ द 10 ओम इज कनेक्टेड विद y, यानी x में कनेक्ट करने की जगह पर मैंने उसे y में कनेक्ट कर दिया। तो मैं इसमें y में कनेक्ट कर दूंगा तो ये 10 ओम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40 ओम। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर ये L डैश और ये 100 माइनस L डैश, यानी ये L डैश मुझे अब फाइंड आउट करनी है, नई बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि यहां पर वैल्यू चेंज हो गई तो नीचे भी तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो बैलेंस पॉइंट की पोजीशन बदल गई। अब वो नई पोजीशन कहाँ आएगी? तो यहाँ पर x/y = L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 20, इसकी दी हुई है 40, L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ 1 बचा था तो 100 माइनस L डैश और इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2L डैश, तो 100 = 3L डैश, तो L डैश = 100/3 यानी 33.3 सेंटीमीटर। ये नई पोजीशन आ गई। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मीटर ब्रिज में आते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सैम्पल पेपर से, अपनी बुक से। ठीक है, इसमें 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर जो हम वायर लगा रहे हैं, AB वायर जो हमने लगाया है 1 मीटर का, तो इसका मटेरियल क्या है? ये हम पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी
का जो मैंने बताया था उसमें भी डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये वायर हमने बनाया था किसका, मैंगानिन एंड कॉन्स्टेंटिन। तो आपसे पूछा जाए कि विच वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्हाट, वायर ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का वायर किस मटेरियल का होता है, मैंगानिन एंड कांस्टेंट। आपसे पूछेगा क्यों, तो आपका आंसर होगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगानिन एंड कांस्टेंटिन रिमेन द सेम। टेम्परेचर बढ़ाने से मैंगानिन और कांस्टेंटिन की रेजिस्टिविटी सेम रहती है, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब होता क्या है बेसिकली, जब इसमें करंट जाएगा तो आपका ये वायर गर्म होने लगेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। तो अगर हम इन मटेरियल की जगह पे कोई दूसरा मटेरियल लेंगे तो वो अपना रेजिस्टेंस चेंज करेगा और आपकी जो रीडिंग्स हैं एक्सपेरिमेंट में वो प्रॉपर नहीं आएंगी, या जो आप अननोन वैल्यू निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू इनकरेक्ट आएगी, उसमें एरर आएगा। तो इसलिए हम इन वायर्स को यूज़ करते हैं। एक हमने व्हीट स्टोन में बेस में किया था कि कब सेंसिटिविटी होती है। तो अगेन अगर मैं जॉकी को या एक्स और वाई की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि बीच में आए, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, तो बिल्कुल बीच में आएगा। तो जब ये बीच में आएगा तो यहाँ पर ये जो रेशियो होंगे यानी कि x/y और इन दोनों लेंथ का रेशियो सेम हो जाएगा, और इस समय ये सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मीटर ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन इन द मिडल ऑफ द वायर। अगर आप मिडल पे अगर वायर पे निकाल रहे हो नल पॉइंट तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत मेन है जो इस पर पूछे जा चुके हैं कई बार, और ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है तो इसको आप देखें, इसका कंसेप्ट समझें, और ऐसे ही क्वेश्चन आप घर बैठकर अपनी बुक से करने की कोशिश करें। ठीक बच्चों, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिए।